हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये समझा था कि कैसे कास्ट को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए और किस तरीके से कास्ट इन्फ्लुएंस भी करता है पॉलिटिक्स को। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक के तरफ, जहां पर हम कास्ट इन पॉलिटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। ये क्वेश्चन है कि क्या कास्ट इनफ है, काफी है इलेक्शंस को जीतने के लिए। हमारे आज के लेक्चर का नाम है इज कास्ट इनफ फॉर इलेक्शंस। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है इज कास्ट इनफ फॉर इलेक्शंस, जहां पर हम इस सवाल के आंसर को ढूंढेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या कास्ट इनफ है इलेक्शंस को जीतने के लिए या क्या कास्ट इनफ है पॉलिटिक्स के लिए। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, the focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. That is far from true. हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि कैसे कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में और क्या रोल होता है जाति का पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट का इस्तेमाल करती हैं पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। और ये सब पढ़ने के बाद हम सभी को ये लगा कि कास्ट कितना ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स के लिए। यहाँ पर लिखा गया है कि हम कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में जब पढ़ते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो हमें यही लगता है, हमारे अंदर यही ख्याल आता है कि कास्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है पॉलिटिक्स के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है इलेक्शंस के लिए, चुनावों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है? फार फ्रॉम ट्रू है, मतलब कि सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। कास्ट मैटर करता है, हमारी जाति मैटर करती है चुनावों के वक्त, लेकिन अगर हम ये सोचे कि कास्ट ही सिर्फ मैटर करती है इलेक्शंस के लिए, तो वो गलत है। क्योंकि कास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को नहीं चला सकती, उसी के आधार पर सिर्फ कोई भी नहीं जीत सकता। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है, ये समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है दैट नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। हमारे देश में कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, कोई भी ऐसी लोकसभा सीट नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर सिर्फ एक ही जाति के लोगों की क्लियर मेजॉरिटी हो। मतलब कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर सिर्फ एक ही जाति सबसे ज्यादा संख्या में हो, क्लियर मेजॉरिटी में हो। हमारे देश में जितनी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हाँ, कुछ जाति के लोग ज्यादा होंगे परसेंटेज में, कुछ लोग कम होंगे, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी किसी के भी पास नहीं है। और इसी वजह से यहाँ आगे लिखा है that every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win elections। क्योंकि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही कास्ट के लोग मेजॉरिटी में नहीं होते हैं, इसी वजह से हर एक कैंडिडेट को, हर एक उम्मीदवार को और हर एक पार्टी को एक कास्ट के अलावा बाकी के कास्ट के लोगों की भी जरूरत पड़ती है इलेक्शंस को जीतने के लिए। क्योंकि कोई भी एक कास्ट ग्रुप यहाँ पर किसी भी एक कैंडिडेट को नहीं जिता सकता। इसीलिए हर एक कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपनी जाति के अलावा, अपने कास्ट ग्रुप के अलावा, स्पेसिफिक ग्रुप्स के अलावा बाकी के ग्रुप्स को भी टारगेट करना पड़ेगा, उनको भी इम्प्रेस करना पड़ेगा, उनका भी सपोर्ट लाना पड़ेगा, और उसी के बाद वो इलेक्शंस को, चुनावों को जीत पाएंगे। इसीलिए ये सबसे पहला पॉइंट हमें यही बताता है कि कास्ट जरूरी है, लेकिन सिर्फ कास्ट के आधार पर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनावों को नहीं जीत सकती। उन्हें बाकी के कास्ट के लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, बाकी के कम्युनिटी के लोगों की भी जरूरत पड़ेगी इलेक्शंस को जीतने के लिए।
अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। यहाँ पर बोला गया है कि हमारे देश में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिन्हें एक कास्ट ग्रुप के सभी लोग वोट करते हों या एक कम्युनिटी के सभी लोग वोट करते हों। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक कास्ट ग्रुप के मैक्सिमम लोग किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें, उनके लिए वोट करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उस ग्रुप के सभी लोग उसी पार्टी को सपोर्ट करें या उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करें, उन्हीं के लिए वोट करें। इसीलिए कास्ट उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग हर कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं जो जाति के आधार पर वोट नहीं डालते, जो बाकी के मैटर्स के बारे में सोचते हैं, बाकी के मुद्दों को भी देखते हैं वोट डालते समय। इसीलिए कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है हमारे देश में जिनको एक कास्ट ग्रुप के या एक कम्युनिटी के सभी लोग वोट्स डालते हों, सभी वोटर्स वोट डालते हों। अब क्या होता है कि एक कास्ट ग्रुप के ज्यादातर लोग कई बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं या एक ही कैंडिडेट को हमेशा सपोर्ट करते हैं। मतलब वो लॉयल वोटर्स के तरह होते हैं जो हमेशा हर चुनावों में उसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करेंगे, उसी एक लीडर के लिए वोट करेंगे, उन्हें ही सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोगों को हम कहते हैं वोट बैंक। मतलब कि वो समुदाय के लोग, वो कम्युनिटी के लोग, वो ग्रुप के लोग जो हमेशा एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं या हमेशा एक ही लीडर को सपोर्ट करते हैं, इस उम्मीद में कि वो पॉलिटिकल पार्टी या वो लीडर उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, उनको बेनिफिट्स देंगे, उनके ग्रुप के, उनके कास्ट के लोगों के लिए, जाति के लोगों के लिए काम करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और इसीलिए वो लॉयल सपोर्टर्स के तरह, वोटर्स के तरह हर बार उसी पार्टी को या उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। तो तब हम उन लोगों को क्या कहते हैं? वोट बैंक कहते हैं उस एक पॉलिटिकल पार्टी का या उस एक लीडर का। पर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उस ग्रुप के सभी लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा सपोर्ट करें या उस लीडर को सपोर्ट करें। कई बार ऐसा हो सकता है कि कई लोग उस सेम कास्ट ग्रुप के या उस सेम कम्युनिटी के किसी और को वोट कर दें या किसी और को सपोर्ट कर दें। और वही यहाँ पर लिखा गया है कि वोट बैंक हम किसे कहते हैं? वोट बैंक हम उन लोगों को कहते हैं जो हमेशा वोट करते हैं किसी एक व्यक्ति को या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उस ग्रुप के अंदर जो सेम पार्टी को हर बार सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए कास्ट जो है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर भी इनफ नहीं होती है, काफी नहीं होती है इलेक्शंस में जीतने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो तो वोट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके लॉयल सपोर्टर्स हैं, लॉयल वोटर्स हैं, वो आपके वोट बैंक हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी वहां पर मौजूद हैं जो बाकी के मुद्दों के बेसिस पर आपके लिए वोट करते हैं, जो जाति के आधार पर वोट नहीं करते, जो इसलिए वोट करते हैं कि आपने काम कैसा किया है, आपकी सरकार ने इतने सालों से कैसा काम किया है, जो उसके आधार पर वोट डालते हैं। इसीलिए जाति यहाँ पर भी हमेशा इनफ नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है कई बार कि जो यादव जाति है, कम्युनिटी है, वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती है, वो उनके वोट बैंक है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक यादव जो होगा वो समाजवादी पार्टी के लिए ही वोट करता होगा। हो सकता है कि वो किसी और के लिए भी वोट करे, करेक्ट, वो किसी और को सपोर्ट करे, लेकिन लार्ज प्रोपोर्शन जो होगा उस जाति का, मतलब ज्यादातर लोग जो होंगे उस जाति के, वो उन्हें सपोर्ट करते होंगे, वो उनके लिए वोट करते होंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जो उनके लिए वोट नहीं करेंगे, जो बाकियों को सपोर्ट करेंगे, जिनको वो पसंद करते होंगे। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक कार्टून भी आपके चैप्टर में दिया गया है, जहाँ पर ये दर्शाया गया है कि किस तरीके से जाति का इस्तेमाल किया जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाती है, वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है द वोट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके नीचे यहाँ पे लॉकर्स बने हुए हैं जैसे बैंक्स में होते हैं, और उन लॉकर्स के ऊपर डिफरेंट जातियों के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि राजपूत, यादव, लोहार, कोएरी, आहिर, कुर्मी, ऐसे कई सारी जातियों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं लॉकर्स के ऊपर। और यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं हमारे देश के, कुछ के पास चाबियां हैं, कीज हैं इन लॉकर्स की, कुछ लीडर्स ने इन लॉकर्स को खोल रखा है और वो खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं जाति के आधार पर वोट बैंक क्रिएट करना,
वोट्स को हासिल करना। तो यहाँ पर यही रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से कुछ लीडर्स ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनकी फिक्स्ड वोट बैंक है। मतलब हर बार एक कम्युनिटी से हमेशा ज्यादातर लोगों से उनको वोट मिलता ही मिलता है। तो वो उनके लिए क्या है, एक लॉकर के तरह है कि जब भी इलेक्शंस आएंगे, चुनाव आएंगे, वो लॉकर को खोलेंगे और वोट बैंक का इस्तेमाल करेंगे इलेक्शंस में, और फिर वापस उन लोगों को वहां पर बंद कर देंगे। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होंगे जो हमेशा इस फिराक में रहेंगे कि उन्हें भी जाति के आधार पर वोट मिले, उनका भी कोई वोट बैंक क्रिएट हो सके। और इसी तरीके से हमारे देश में पॉलिटिक्स करी भी जाती है। तो इस सेकंड पॉइंट में भी हमें यही समझ आया कि कास्ट इनफ नहीं है इलेक्शंस को जीतने के लिए। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, many political parties may put up candidates from the same caste if that caste is believed to dominate the electorate in a particular constituency. हम सभी ने पिछले लेक्चर में ये समझा था फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स में, कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज उन कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, उन कैंडिडेट्स को चूज करती हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे कोई एक कास्ट जो होती है वो ज्यादा नंबर्स में होती है। मतलब अगर किसी एक क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक कास्ट ग्रुप जो है वो ज्यादा है पॉपुलेशन में या डोमिनेटिंग है थोड़ा सा, तो वो उसी कास्ट के लोगों को, कैंडिडेट्स को खड़ा करती है जीतने के लिए। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर आगे क्या लिखा है, some voters have more than one candidate from their caste while many voters have no candidate from their caste. अब जब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो कुछ कैंडिडेट्स को खड़ा कर देती हैं जो सेम जाति से बिलोंग करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, जो जाति सबसे ज्यादा नंबर में होती है उस जाति के तो कई सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा कर देती हैं। तो मान लीजिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर ये जो ब्लू वाले लोग हैं वो एक कास्ट ग्रुप है जो सबसे ज्यादा है नंबर्स में। ठीक है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, वो जाति के आधार पर सेम जाति के लोगों को खड़ा कर देगी एज कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और चारों ने सेम कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। अब उसके वजह से क्या होगा, जिस जाति के ये सभी कैंडिडेट्स हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, क्योंकि एक ही जाति के कई सारे कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया। उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे वोट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही जाति के कई सारे लोग आ गए। अब जरूरी नहीं है कि वो जाति के लोग किसी एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करें, उनके पास तो और 3 ऑप्शंस हैं, वो किसी को भी चूज कर सकते हैं क्योंकि सभी उन्हीं की जाति के हैं। वहीं पर दूसरी तरफ क्या होगा, कई वोटर्स ऐसे होंगे जिनके लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हमने इस कास्ट ग्रुप के लिए तो कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया, लेकिन जो बाकी के जाति के लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो कोई भी उनकी जाति का खड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही केसेस में बाकी के कास्ट के लोगों को चूज करना पड़ेगा। मतलब कि फर्स्ट केस में क्या होगा, वोट्स बढ़ जाएंगे, तो अब कोई भी एक कैंडिडेट जाति के आधार पर नहीं जीत सकेगा क्योंकि वोट्स बढ़ गए। तो उन्हें अब बाकी के कम्युनिटी के लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, बाकी के कास्ट ग्रुप्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। दूसरी तरफ जिनके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा ही नहीं हुआ, जिनकी जाति से कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, उन लोगों के लिए अब कास्ट मैटर ही नहीं करेगी। वो जाति के आधार पर चूज ही नहीं करेंगे किसी कैंडिडेट को, वो उस कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे जो उनको बेटर लगते हैं, जो उनको लगता है अच्छा काम कर सकते हैं या पॉपुलर है या जिनकी पॉलिटिकल पार्टी उनको अच्छी लगती है। तो दोनों ही केसेस में जाति के आधार पर वोट नहीं किया जाएगा और जो कास्ट आइडेंटिटी है वो पीछे रह जाएगी, क्योंकि एक तरफ वोट्स बढ़ गए तो कोई भी एक मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत पाएगा किसी एक जाति की मदद से, और दूसरी तरफ लोग जो हैं उनके लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं है उनकी जाति का, तो वो बाकी के फैक्टर्स को देखकर वोट डालेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कैसे कास्ट जो है वो इनफ नहीं हो पाएगा इलेक्शंस में किसी भी कैंडिडेट को जिताने के लिए। अब थर्ड के बाद बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। यहाँ पे लिखा है, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। हमारे देश में क्या होता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो भी करेंटली एमपी होता है, मतलब जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे होते हैं प्रेजेंट में, या जो भी हमारे एमएलएज होते हैं, वो कई बार अगले इलेक्शंस में हार जाते हैं।
हमारे देश में ऐसा बहुत होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमपीज होते हैं, सिटिंग एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो इलेक्शंस में हार जाते हैं। इनफैक्ट जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, जो आज तो सरकार बनाई हुई हैं, वो अगले इलेक्शंस में हट जाती हैं, उनको हरा दिया जाता है। तो हमारे देश में ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है कि जब भी 5 साल बाद इलेक्शंस आते हैं, या तो रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है, या एमपी चेंज हो जाते हैं, या एमएलए चेंज हो जाते हैं, करेक्ट, वो इलेक्शंस में हार जाते हैं। अब यहाँ आगे क्या लिखा है, दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर हम इस लॉजिक के हिसाब से सोचें कि कास्ट के आधार पर वोट डाले जाते हैं, तो उस हिसाब से किसी भी एमपी को नहीं हारना चाहिए, किसी भी रूलिंग पार्टी को नहीं हारना चाहिए, किसी भी एमएलए को नहीं हारना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक कास्ट ग्रुप ने अपने ही जाति के एक कैंडिडेट को जिताया, तो वो अगले इलेक्शंस में क्यों अपने जाति के उसी कैंडिडेट को हरा देंगे? वो तो कोशिश करेंगे ना कि ये हमारी जाति के कैंडिडेट है, इनको फिर से जिता देते हैं, या ये रूलिंग पार्टी हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, हमारे कास्ट के लिए काम कर रही है, तो हम इन्हीं को दोबारा जिता देते हैं। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। कास्ट सेम होने के बावजूद जो एग्जिस्टिंग एमपीज होते हैं, रूलिंग पार्टीज होती हैं, एमएलएज होते हैं, वो बदल जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि हमारे देश में कास्ट इनफ नहीं है इलेक्शंस को जीतने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर कास्ट और कम्युनिटीज जो हैं वो फ्रोजन होती, वो फिक्स्ड होती कि यही हमारी प्रेफरेंस है, ये हमारे जाति के व्यक्ति हैं, हम इन्हें ही वोट करेंगे, ये हमारे सपोर्ट की पॉलिटिकल पार्टी है, हम सिर्फ इन्हें सपोर्ट करेंगे, तो कोई भी पार्टी, कोई भी एमपी कभी चेंज ही ना होता, वो हमेशा सेम रहते। वो चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि हम और भी बातों पर ध्यान देते हैं, हम सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं करते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार हमने जाति के आधार पर वोट करके किसी को जिता दिया, लेकिन उसके बाद अगले इलेक्शंस में हम क्या सोचेंगे कि क्या इस कैंडिडेट ने अच्छा काम किया था, क्या इस सरकार ने हमारे लिए अच्छा काम किया था, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या स्कूल्स खुले हैं, क्या हमारा आसपास का एरिया सुधरा है। हम उन सब मुद्दों पर भी ध्यान देंगे, उन सब इश्यूज पर भी ध्यान देंगे, और उसके बेसिस पर फिर हम वोट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी जो कास्ट आइडेंटिटी है वो पीछे रह जाती है, और सिर्फ जाति के आधार पर लोग यहाँ पर नहीं जीत पाते हैं। तो यहाँ पर इन चारों ही पॉइंट से हमने यही समझा कि कैसे किसी ना किसी तरीके से कास्ट आइडेंटिटी पीछे रह जाती है इलेक्शंस के टाइम पर, और भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जरूरी हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो कास्ट है, जो जाति है, वो मैटर करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावों के दौरान। लेकिन कास्ट के अलावा, जाति के अलावा और भी कई फैक्टर्स मैटर करते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं जो चुनावों के टाइम पर जरूरी होते हैं, जैसे कि रोड्स, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट। लोग ये सब भी देखते हैं कि क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छी रोड्स बनाई गई हैं, क्या पानी का सप्लाई आ रहा है, क्या बिजली आ रही है, बिजली की सुविधा दी जा रही है, क्या एजुकेशन मिल रही है, अच्छे स्कूल्स खोले जा रहे हैं, क्या हॉस्पिटल्स को खोला जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है लोगों को, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या कम हुई है। ये सभी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं हमारे इलेक्शंस के वक्त। लोग इन सब पर भी ध्यान देते हैं, सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं करते, वो ये सब डेवलपमेंट की बातों पर भी ध्यान देते हैं और इनके आधार पर भी वोट डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं हमारे अगले पॉइंट से। यहाँ पर लिखा है, The voters have strong attachment to political parties which is often stronger than their attachment to their caste or community। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर क्या लिखा है जो मैटर करता है इलेक्शंस के दौरान, वो ये है कि जो वोटर्स होते हैं कई बार वो पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। मतलब वो कुछ ऐसे दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जिनसे वो जुड़े हुए होते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं। तो इसीलिए उनके लिए कास्ट इतनी मैटर नहीं करती, कम्युनिटी इतनी मैटर नहीं करती, वो पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर ही उन्हें वोट करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा पसंद होती है, कई सालों से वो उसी के लिए वोट करते हैं, तो वो आगे भी उन्हीं को वोट करना प्रेफर करते हैं।
तो कई बार हमारे देश में क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, पसंद करते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसके वजह से जो उनका अटैचमेंट होता है अपनी जाति के साथ, कम्युनिटी के साथ, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। वो ये नहीं देखते कि वो पॉलिटिकल पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है या जो लीडर खड़ा हुआ है वो कौन सी जाति का है, कौन सी कम्युनिटी का है। वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। वो क्या ध्यान देते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारी पसंद की है, और इसीलिए कास्ट आइडेंटिटी को, कम्युनिटी की बेसिस पे आइडेंटिटी को वो साइड पर कर देते हैं और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर वो उस पार्टी को वोट करते हैं, उनको जिताते हैं। और यही हमारा यहाँ पे पहला फैक्टर है। उसके बाद अगला फैक्टर क्या है? People within the same caste or community have different interests depending on their economic condition. अब हमने पीछे ही ये समझा था कि कैसे एक कास्ट ग्रुप के लोग भी एक ही पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप के अंदर लोग अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करें, अलग अलग कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो एक जाति के लोग होते हैं, एक कम्युनिटी के ही जो लोग होते हैं, वो भी डिफरेंट लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। वो डिफरेंट पार्टीज को या डिफरेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो डिफरेंट होती है, जिसके आधार पर उनके इंटरेस्ट भी बदल जाते हैं और इसीलिए वो अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ आगे क्या लिखा है? Rich and poor or men and women from the same caste often vote very differently. अब यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करी गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे रिच एंड पुअर का एग्जाम्पल है। अब जो व्यक्ति रिच है, अमीर है, उसके जो इंटरेस्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे उस व्यक्ति से जो गरीब है। जो एक गरीब व्यक्ति होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, वो क्या चाहेगा सरकार से कि उनको मुफ्त की बिजली मिले, उनको पानी का सप्लाई मिलता रहे, ठीक है, उनको फ्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, उनके लिए वो प्रायोरिटी है। करेक्ट? जो फार्मर्स होंगे जिनका बिल्कुल अलग सिचुएशन होगा, उनकी भी अलग डिमांड्स होंगी, अलग इंटरेस्ट होंगे। जो व्यक्ति अमीर होगा उसका अलग इंटरेस्ट होगा। तो इकोनॉमिक कंडीशंस मैटर करती हैं। करेक्ट? आपका ऑक्यूपेशन भी मैटर करता है और इन सब के बेसिस पर आपके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं और इसी वजह से आप अलग अलग लोगों को वोट भी कर सकते हैं, अलग अलग पार्टीज को भी वोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एग्जाम्पल ले मेन एंड विमेन का, तो अगर हम विमेन की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनकी प्रायोरिटी या उनका इंटरेस्ट क्या होगा कि हम सेफ रहें, हमारी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। तो वो ऐसी पॉलिसीज चाहेंगी सरकार से या ऐसी स्कीम्स को चाहेंगी सरकार से जो उनके लिए सेफ्टी लेकर आए हमारे देश के अंदर। करेक्ट? तो वो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो उनके लिए वैसी स्कीम्स लेकर आ रहे होंगे, वैसी पॉलिसीज लेकर आ रहे होंगे। सिमिलरली जो मेन होंगे उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे। इसीलिए हर कोई, चाहे वो सेम कास्ट का हो, चाहे वो सेम जाति से क्यों ना बिलोंग करता हो, वो अलग अलग मतलब डिफरेंटली वोट कर सकता है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने इकोनॉमिक कंडीशन के मुताबिक, अपने प्रोफेशन के मुताबिक। हर एक व्यक्ति के अलग इंटरेस्ट होते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं चुनावों के दौरान कि वो किस पार्टी को वोट करेंगे, किस लीडर को वोट करेंगे। और यही हमारा दूसरा अदर फैक्टर बन जाता है जो चुनावों में जरूरी होता है। इसके बाद थर्ड फैक्टर क्या दिया है यहाँ पर? People's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leaders matter and are often decisive in elections. जैसे हमने शुरू में ही समझा कि रोड्स कैसी बन रही हैं, एजुकेशन कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, वाटर सप्लाई है कि नहीं है, ये सब मुद्दे भी इम्पोर्टेंट होते हैं चुनावों के टाइम। ये सब मैटर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं लोगों के लिए इलेक्शंस के दौरान। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि लोग जो हैं वो असेस करते हैं, वो इस बात को चेक करते हैं कि सरकार ने कैसा परफॉर्म किया है। हमने किसी को जिताया, अब 5 साल हम देखेंगे कि उन्होंने कैसा काम किया है, फिर उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें वही सरकार दोबारा चाहिए या नहीं चाहिए, क्या उन लोगों ने सही से काम किया या नहीं किया। करेक्ट? तो हम परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, चेक करते हैं, साथ ही साथ हम पॉपुलैरिटी रेटिंग भी देखते हैं लीडर्स की। कई बार आपने सुना होगा कि हम लीडर्स के बेसिस पर भी बहुत वोट करते हैं। करेक्ट? कई बार हमें कोई लीडर बहुत पसंद होता है, कोई लीडर बहुत पॉपुलर होता है, लोगों की बात सुनता है, लोगों से इंटरैक्ट करता है, तो हमें वो लीडर अच्छा लगता है।
ठीक है, कई बार लोग लीडर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ लीडर्स बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से फिर उनको वोट्स मिलते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से वोट मिलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर होता है हमारे देश में चुनावों के दौरान। एक तो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की और दूसरा पॉपुलैरिटी कैसी है लीडर्स की जो वहां पर खड़े हो रहे हैं चुनावों के वक्त। और यही डिसाइड भी करते हैं कि कौन इलेक्शंस में जीतेगा और कौन इलेक्शंस में हारेगा। डिसाइसिव का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये वो मैटर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जो डिसाइड करते हैं चुनावों को कि चुनावों में कौन आएगा, जीतेगा या हारेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल था दैट इज कास्ट इनफ फॉर इलेक्शंस, उसका जवाब क्या है? नो, कास्ट इज नॉट इनफ टू विन इलेक्शंस या फिर कास्ट इज नॉट इनफ फॉर इलेक्शंस। इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक जिसका नाम था इज कास्ट इनफ फॉर इलेक्शंस यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।